नमस्कार, मैं अनिल कुमार श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं दैनिक जनजागरण न्यूज़। आज हमारी मौजूदगी है भारत विकास परिषद संस्कार शाखा लखीमपुर की खीरी के कार्यालय में और हमारे साथ मौजूद हैं उसकी अध्यक्षा संस्था की आदरणीय अर्चना श्रीवास्तव मैम। अर्चना जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। दैनिक जागरण का धन्यवाद, आप मेरे यहाँ पधारे और बहुत अच्छा लगा। मैम, सीधे सीधे चलते हैं आज के सवालों पे। जो जैसा कि आपको पता है, हमारा एक कार्यक्रम चलता है, मतलब एक कार्यक्रम है व्यक्तित्व दर्पण और सामाजिक समर्पण पे आधारित बात विभाग। आज उस कार्यक्रम के तहत आपका साक्षात्कार हो रहा है। मैम, आपका जीवन दर्शन क्या है और किस सोच ने आपको इस सामाजिकता की ओर प्रेरित किया है? देखिए, मेरा जीवन दर्शन क्या है, जीवन तो ईश्वर लिखकर भेजते हैं जी। लेकिन हम फोकस किसे करते हैं, वो हमारे परिवार पर आधारित रहता है। जी जी। मेरा जीवन हमेशा समर्पण पर रहा है और दूसरों की सेवा करना, गरीबों की मदद करना, अपने में से कुछ निकाल कर उनको देना जिनको ज़रूरत है, जी। ये मुझे मेरे परिवार से मिला है। जी। और धीरे धीरे करके जब मेरी शादी हुई तो ये चीज़ें थोड़ी कम पड़ गई थी, लेकिन कुछ समय बाद हमने इस पर फोकस किया और हम इस पर काम करने लगे। उसमें संतोष भी रहा और अच्छा भी लगा और मेरे घर वालों का इसमें पूरा सहयोग था। जी, यानी सामाजिकता की ओर आपके परिवार ने ही प्रेरित किया। मैम, संस्कार मूल्यों की नींव किससे प्राप्त हुई है? संस्कार मूल्यों की नींव मेरे पिताजी से प्राप्त हुई। जी जी। मेरे पिताजी संस्कारी थे और वही चीज़ें हम लोगों में कूट कूट के भरी और समय के अनुसार हम लोगों ने वही रास्ता अपनाया। चूँकि हमें लोग भी वैसे मिल गए, हमारा ससुराल भी वैसा मिला और हमारे साथ के लोग भी वैसे ही मिले, इसलिए हम आगे बढ़ते गए। आप एक लखीमपुर में प्रतिष्ठित व्यक्तित्व हैं। मैम, हम ये जानना चाहेंगे आपकी व्यक्तित्व की विशेषता क्या है जो आपको अन्य समाज सेवियों से अलग बनाती है? मेरे व्यक्तित्व में सबसे बड़ी विशेषता ये है सहनशीलता। जी। जिस व्यक्ति में सहनशीलता है उसमें सारे गुण होते हैं, जैसा कि मेरा अपना सुझाव है और मुझे लग भी यही रहा है। जी। आप समाज सेवा में तमाम समाज सेवी संस्थाओं, समूहों, संगठनों से जुड़कर सामाजिक उत्थान में अहम योगदान दे रही हैं। तो मैम, आपके जीवन में चुनौतियां भी आई होंगी। हम ये जानना चाहेंगे कि कठिन काल का जिक्र, आपके जीवन में जो चुनौतियां आई हैं उससे एक तो कठिन काल का जिक्र कीजिए और उससे आपने क्या सीखा? देखिए, सबसे कठिन काल वो था कि जब मेरे बच्चे छोटे थे तो मेरे हस्बैंड का ट्रांसफ़र बाहर हो गया और उन स्थितियों में मुझे बच्चों को लेकर यहाँ लखीमपुर में अलग रहना पड़ा। तो वो जो चुनौतियाँ थी और मेरा जो सामाजिक कार्य था जो मैं कर रही थी, उसमें भी बहुत सी अड़चनें आई। लेकिन मैंने अपने आसपास की जो लोग रहते थे मेरे घर के, उनको मैंने अपना फ्रेंड बनाया और फ्रेंड बनाने के बाद उनको भी वही चीज़ें दिखाई, समझाई। कुछ लोगों की समझ में आया, कुछ लोगों की समझ में नहीं आया। जिन लोगों को समझ में आया वो मेरे साथ आज भी हैं और मेरी हर परिस्थिति में वो मेरे साथ रहे। तो मैम, जैसा कि हम कह रहे थे, आपने अभी भारत विकास परिषद संस्कार शाखा का दायित्व ग्रहण किया है और हम उस विषय पे अगले सवालों की तरफ बढ़ें। उससे पहले मैम, हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो दैनिक जनजागरण न्यूज़ का बात विभाग कॉलम में, इस पे आपको आके कैसा लगा? देखिए, दैनिक जागरण वाद विवाद जो है बहुत अच्छा है और मैं तो बहुत पहले से पसंद करती थी कि इनके अंदर वो चीज़ें हैं जो अन्य में नहीं है। इनको पैसे की कोई परवाह नहीं है, इनको समय कितना देना पड़ रहा है इसकी भी चिंता नहीं करते हैं, उनको शारीरिक कितना श्रम करना पड़ रहा है इसके लिए वो भी चिंता नहीं करें। इन सब चिंताओं को दूर करते हुए इन्होंने जन जागरण को आगे बढ़ाया कि जन जन की आवाज़ सुननी है और उन्हें आगे ले जाना है, आगे बहुत आगे ले जाना है। ये चीज़ इनके अंदर एक ख़ास है, तभी हमें बहुत अच्छा लगता है। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मैम, सीधे सीधे चलते, संस्कार शाखा को आप किस दिशा में आगे बढ़ाना चाहती हैं? देखिए,
संस्कार शाखा तो संस्कार है, और संस्कार के बिना यहाँ पे कुछ भी नहीं है। जो लोग संस्कारिक नहीं हैं वो आगे बढ़ भी नहीं सकते, ना अपने शहर को आगे बढ़ा सकते हैं, ना अपने परिवार को आगे बढ़ा सकते हैं, ना अपने देश को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इसलिए संस्कार शाखा, इसका नाम भी हमने ही चुना कि इस शाखा का नाम संस्कार रखा जाए। और इसमें कोशिश ये करूँगी कि अपनी टीम के साथ जो जो कार्यक्रम हम कर रहे हैं अपने शहर के लिए, जिन वर्गों में हम जा रहे हैं, चाहे वो शिक्षक वर्ग हो, चाहे वो कोई भी वर्ग हो, चाहे बुज़ुर्गों का हो, कुछ भी हो, वहाँ हम यही चीज़ देना चाहते हैं और दे भी रहे हैं कि संस्कार के द्वारा हम आगे कैसे बढ़ सकते हैं। एक युवक बच्चा, वो एक जो मूक बधिर बच्चा है, उसको भी हम अपनी भाषा में समझाते हैं और वो भी समझता है कि हाँ ऐसा हो रहा है, और वो अपने इशारे से बताते भी हमको हैं कि ये मैंने समझा है कि संस्कारिक हो के हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले सबके अंदर संस्कार डालना है। संस्कार होंगे तो बात को मानेंगे, समझेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन को स्वस्थ रखेंगे और हम लोग की बातों को फॉलो करेंगे। मैम, आपके नेतृत्व में संस्कार शाखा की प्राथमिकताएं क्या होंगी, विशेषकर युवा, महिलाएं और बच्चों के संदर्भ में? देखिए, पहली बात तो संस्कार शाखा जो है जी। कुछ चीज़ों पे काम करती है, जैसे सेवा है, संस्कार है, संपर्क है, जी। इन 3 चीज़ों पे फोकस करती है। तो हम चाहते हैं कि युवा वर्ग भी हमारे साथ होकर और यही सब चीज़ सीखे। जी। जब वो संस्कार में आएगा और हमारे संपर्क में आएगा तो और जो गतिविधियां हैं वो फॉलो करेगा, और जो उन गतिविधियों को फॉलो करेगा तो आगे भी बढ़ेगा। जी। सबसे बड़ी बात यही है कि हम उनके अंदर जागरूकता तो है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति विशेष उनको मिल नहीं पा रहा है जो उनकी जागरूकता को आगे बढ़ाए। जी। जैसे आजकल का चल रहा है, समय जो चल रहा है, वो बच्चे जो जागरूक होना चाहते वो भी नहीं हो पा रहे हैं, और जो हैं वो और पीछे हट रहे हैं। जी। तो हमारा काम यही है कि जिनके अंदर जागरूकता है और जिनके अंदर नहीं है, उनके अंदर लाना और उन्हें आगे बढ़ाना। संस्कार आधारित जागरूकता आपका कार्यक्रम है, तो मैम ये जानना चाहेंगे, संस्कार आधारित समाज निर्माण में आपके ठोस कार्यक्रम क्या होंगे? देखिए, संस्कार इसके ठोस कारण तो यही होंगे। सबसे पहले तो हम उन्हें स्वस्थ बनाएंगे जी। और उसके बाद उन्हें सजग करेंगे जी। और उसके बाद उन्हें संस्कारिक बनाएंगे। जी। जी। जब स्वस्थ होंगे तो वो हमारी बात सुनेंगे भी जी। जी। और उस पर फोकस करेंगे। ये 3 चीज़ जब पहले हम कर लेंगे, फिर हम और आगे बढ़ेंगे। रफ्ता रफ्ता करके हम आगे बढ़ते ही जा रहे हैं, क्योंकि अभी मुझको ज़्यादा वक्त नहीं हुआ। नवंबर में मेरी ज्वाइनिंग थी और इसके बाद अब नवंबर से लेकर अब कितना समय हुआ है, इतने में तो काफ़ी कुछ कर लिया है। और कोशिश यही है कि हम 1 साल में इतना कुछ कर लें जो हम एक मोटो लेकर चल रहे हैं, उसमें हम खरे उतरें। मैम, आपने संस्कार आधारित तमाम बातें की जी। और आज का दौर भी देखा जा रहा है। जी। आज की पीढ़ी में क्षरण होते संस्कार को आप किस प्रकार देखती हैं? इससे निपटने का आपका दृष्टिकोण क्या है? शरण होते संस्कार को बहुत गहराई से देख रहे हैं। इसीलिए भारत विकास परिषद की हमने संस्कार शाखा ज्वाइन की है। उसका भी उद्देश्य भी रही है कि हम इस पे अपनी टीम के साथ, अपनी महिला टीम, अपनी पुरुष टीम को इतना सशक्त बना दें कि इन सब चीज़ों से निपटने का उनके अंदर एक उत्साह का जन्म हो। जी। वो केवल मेरे कहने से काम ना करें, वो खुद देखें कि हमारे अध्यक्ष क्या कह रही है, बस वो मेरे कहने पर उस रास्ते पे चल जाए जहाँ पे हमने कहा है। जी। जब हमारी टीम सशक्त हो जाएगी तो हम ये कार्य बहुत आसानी से कर सकते हैं, और टीम को सशक्त नहीं बनाएंगे तो ये असंभव है। लेकिन असंभव को संभव करना ही मैंने सीखा है, यही मेरा जीवन है और ऐसे मेरे पग आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। जी। मैम, स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों से कहाँ तक आप प्रभावित हैं? और एक सवाल हमारा जो हर उससे रहता है कि मौजूदा समय में युवा भटकाव की दिशा में जा रहा है,
जैसे कि हमने इस पे युवा चेतना के नूतन स्वर भी चलाया, आपने देखा होगा पीछे प्रोग्राम में। युवा भटकाओ दैट मीन्स आपका जो मोबाइल युग चल रहा है, इसमें बच्चे तरह तरह की रीलें बना रहे हैं, बर्गल रीलें। उसमें क्या है कि जान पे खेल के कोई रेलवे पटरी पे रील बना रहा है। दूसरा पॉइंट है नशाखोरी की तरफ बढ़ता जा रहा युवा। तो इस स्वामी विवेकानंद जी के आदर्शों पे कहाँ तक प्रभावित हैं और युवाओं को क्या इस पे जोड़ा जा सकता है? देखिए, स्वामी विवेकानंद के इसमें हम पूरी तरह से प्रभावित हैं। जी। और जो युवा वर्ग में ये चीज़ें बहुत बढ़ती जा रही हैं, वो बहुत गलत हैं और इन पर अंकुश लगना चाहिए। जी। सबसे पहले तो मोबाइल पे अंकुश लगना चाहिए और दूसरी चीज़ जो ये रीलें बना रहे हैं, इस पर अंकुश लगना चाहिए और हम लोग इस पर कार्य भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। युवा वर्ग भी मेरे साथ है और युवाओं पर काम भी कर रहे हैं। 8 से लेकर 12 तक कि बच्चों का स्कूल में जाना और उनको इस तरह की सीख देना, किस किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे, क्या क्या चीज़ें छोड़नी चाहिए, वो चीज़ हम लोग बताते हैं उनको। तो इस पर काम किया जाए। और दूसरी चीज़ नशाखोरी है। तो नशाखोरी भी एक बच्चों को गुमराह करने का ही है। जी। बच्चे जब उसमें आ जाते हैं तो गुमराह होने लगते हैं और उन्हें इस बात की समझ नहीं होती है कि हमें क्या करना चाहिए और हम क्या कर रहे हैं। उनका मस्तिष्क ही नहीं काम करता है। इस पर हम लोगों ने सोचा है, हम लोग बहुत अच्छे से और युद्ध स्तर पे काम करेंगे। युद्ध स्तर पे काम नहीं करेंगे तो कंट्रोल में नहीं होगा, क्योंकि देख रहे हैं रोज़ पेपर में, न्यूज़ में आ रहा है कितना कुछ हो रहा है, कितनों बच्चों की जान चली जा रही है, कितनों के घर बर्बाद हो रहे हैं। उनके माँ बाप का इकलौता बच्चा है, रील बनाने में कोई नदी में बह गया है, कोई नहर में बह गया, कोई समुद्र में बह गया है। ये सब चीज़ें जो देखी जा रही हैं वो हमारे देश के लिए बहुत, युवा वर्ग के लिए बहुत नुकसानदेह है। और जब युवा ही मेरे पास नहीं रहेगा तो हम अपने देश को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं, क्योंकि हर क्षेत्र में हमारा युवा ही आगे रहता है। तो आप सुन रहे थे मैम इस सत्र में युवा भटकाव को रोकने के लिए बहुत कुछ करने वाली हैं। और एक अपील हमारी ये है कि आप यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आइए चलते हैं मैम से अगले क्वेश्चन की तरफ। संस्था अध्यक्ष के रूप में दायित्व ग्रहण के बाद आपकी पहली प्राथमिकता क्या होगी? दायित्व ग्रहण करने के बाद पहली प्राथमिकता थी कि हम ईमानदारी से इस संस्था में आए हैं और ईमानदारी से काम करेंगे, पूर्ण समर्पित भाव से। अपने कार्यकाल में संस्था को किन विशेष आयामों की ओर ले जाना चाहती हैं? कोई आपका दीर्घकालिक लक्ष्य? जी, दीर्घकालिक लक्ष्य ये है कि गरीबों को, और गरीब और जिनका कोई नहीं है, जी, और जो मूक बधिर हैं, जी, ये मेरे 3 काम मुख्य हैं। अच्छा। अपने कार्यकाल के पदाधिकारियों में कैसी नेतृत्व की भावना देखना चाहती हैं आप? जो आपके पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, उनमें नेतृत्व की भावना कैसी देखना चाहती हैं? देखिए, मैं ये चाहती हूँ, जैसे कोई कार्य मैंने किया है और मेरे पास 20 की टीम है, तो उस कार्य को करने के लिए हम अपनी 20 टीमों में बांट दें, एक जगह सबको बांट दें। और हम ये चाहते हैं कि जो हमने कहा है उसको वो भली भांत समझें और उसमें आत्मीयता से और बड़े ही ईमानदारी से उस पर काम करें। और कोशिश ये कर रहे हैं, कोशिश मेरी कामयाब भी हो रही है। मैम, अपनी शाखा के माध्यम से लखीमपुर में कौन से बदलाव की आप कोशिश करना चाहेंगे? लखीमपुर में सबसे बड़ी बात तो युवा वर्ग पे हम काम करना चाह रहे हैं। जी। कि युवा में वो दोष आ रहे हैं जो हमारे संस्कृत के लिए, संस्कार के लिए बहुत ही नुकसानदेह है। जी। जब उनको हम रास्ते पर ले आएंगे तभी आगे कुछ काम हो पाएगा, क्योंकि पूरा जो है वो युवाओं पर ही निर्भर है हर चीज़। जब युवा हमारा अच्छा रहेगा, संस्कारिक होगा, उसका मस्तिष्क आगे बढ़ने के लिए रोकेगा नहीं, तब तक कि हमारा काम नहीं बनने वाला है और ना हमारा देश आगे बढ़ सकता है, ना हमारा शहर आगे बढ़ सकता है। इस पर हम बहुत अच्छे से काम करना चाह रहे हैं। कोशिश मेरी पूरी यही है कि 1 साल के अंदर हम वो चीज़ करके दिखा दें जो मैंने संकल्प लिया है संस्कार शाखा में। आपके नेतृत्व में कोई विशेष महिला सशक्तिकरण या संस्कार शाला की योजना है क्या?
हाँ, योजना तो है लेकिन अभी हम पूरा उस पर इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए हैं। जी, मतलब योजना है हाँ, योजना है। भविष्य में। कोई ऐसा अनुभव जो आपके हर कार्य में ऊर्जा प्रदान करता हो, क्योंकि आप अक्सर मतलब काफ़ी ऊर्जा से भरी रहती हैं, आपके हर कार्य में कोई ऊर्जा प्रदान करता हो ऐसा कार्य? जी। देखिए, आपको तो पता है कि संस्कार और अपना घर परिवार देखने के बाद हम बाहर वालों की भी देख रहे हैं, उन्हें किस चीज़ की ज़रूरत है। अगर हमारे पास कुछ एक्सेस है तो हम उसमें से उनको देंगे जिनके पास नहीं है। ये नहीं कि हम ही आगे बढ़ते जाएँ, हम ही आगे बढ़ते जाएँ। एक उदाहरण है कि जैसे मैं शाखा अध्यक्ष हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि मेरे शाखा में जितने लोग हैं, वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों, और उन सब को आगे बढ़ा के उन्हें एक दायित्व सौंपना चाह रही हूँ, जिससे कि मेरी तरह वो लोग भी स्वतंत्र होकर वो कार्य करें जो हमने सौंपा है उनको। जी, जी। हम तो अध्यक्ष हैं, जी। लेकिन उनको जो कार्य दिया है, जिस इस पे पहुँचाया है, वो अपने स्टेज पे जी। काम करें और उन्हें किसी की ज़रूरत ना पड़े, मेरी ज़रूरत ना पड़े। नेतृत्व की भावना भी हाँ, डेवलप होगी हाँ, इसमें। जी। मैम, कभी आप वृक्षारोपण में देखी जाती हैं, कभी आप गरीबों की सेवा में देखी जाती हैं, कभी आप अन्य अन्य सामाजिक कार्यों में देखी जाती हैं, और तमाम समाज सेवी संस्थाओं में, समूहों में, संगठनों में आप अध्यक्ष और भी वरिष्ठ दायित्व निभा रही हैं, और परिवार में एक कुशल गृहिणी भी हैं। तो मैम, ये जानना चाहते हैं कि आप सामाजिक और पारिवारिक जीवन में संतुलन कैसे बिठा लेती हैं? देखिए, संतुलन बिठाना तो हमारी बुद्धिमानी है। जी। जहाँ पर जो लोग जैसे होते हैं, परिवार में कई तरह के लोग होते हैं, उनका नेचर अलग-अलग होता है। उनके नेचर के हिसाब से हमें चलना, जी। संतुलन बिठाना है। जी, जी। तो जो हमारा अपना घर परिवार है, उसको इस तरीके से हम एडजस्ट करते हैं कि हम अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए हम बाहर के कार्यों में जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बाहर के कामों को ही देखते हैं और अपने घर का नहीं देखते हैं, या अपने घर की वजह से हम बाहर काम नहीं देखते हैं। हम उसमें से अपना समय डिसाइड कर लेते हैं, ये समय मेरा घर का है, तो इतना समय हम बाहर दे सकते हैं। इसके बावजूद आपको परिवार का पूरा सपोर्ट भी हाँ, मिलता बिल्कुल, होगा? बिल्कुल, 100% सपोर्ट। जी। देखिए, सबसे पहला तो यही है कि अगर हमें परिवार का सपोर्ट नहीं मिलेगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते हैं। जी। परिवार वाले नहीं चाहेंगे तो हम घर से बाहर नहीं निकल सकते हैं, और वो पूरा सपोर्ट हमें मिला है, शुरू से मिला है। जी। शादी के बाद से ही मुझे परिवार का सपोर्ट मिला है। पहले मेरे घर से मेरे जेठ-जेठानियों का मिला, फिर जब अपने हस्बैंड के साथ मैं रहने लगी, तो मेरे हस्बैंड ने सपोर्ट किया। मैं हस्बैंड के बाहर रहते हुए भी मैंने सारे कार्य किए हैं। तब मैंने घर में रह के किया है। जैसे मैंने अपने घर में कोचिंग खोल रखी थी, जी। तो उस कोचिंग में बच्चों को इंग्लिश पढ़ाते थे हाई स्कूल तक, और उसमें जो बच्चे गरीब होते थे उनकी फ़ीस नहीं लेती थी। सिलाई, कढ़ाई, पेंटिंग सब का मैंने अपने घर में खोल रखा था। जब बच्चे स्कूल जाते थे, दोपहर का समय मेरा खाली रहता था, सुबह 6 से 7 का मेरा फ्री रहता था, उसमें मैं कोचिंग पढ़ाती थी, और शाम को 5 से 6 वो कोचिंग पढ़ाती थी। मेरा ये कभी नहीं था कि मैं अड़ोस-पड़ोस की जो हमारी सहेलियाँ हैं उनके साथ बैठ के गपशप करना, ये मेरा कभी नहीं था। और कभी जैसे चलते वक़्त होता भी था, तो ठीक है 5 मिनट उनको दे देते थे, 10 मिनट दे देते थे, ऐसा। मेरी सहेलियाँ भी मेरे साथ हैं। तो आप एक शिक्षिका भी, प्रतिष्ठित शिक्षिका रही हैं नगर की। मैम, बतौर संस्कार अध्यक्ष, एक पंक्ति में जीवन की सार्थकता क्या होगी? संस्कार शाखा की अध्यक्ष बनने का ये सबसे बड़ा मेरा उद्देश्य यही था कि संस्कार नाम की चीज़ इस धरती से हटती जा रही है। जी। उस पर हमें बहुत गहराई से काम करना है। जी। संस्कार नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, ये हम पहले भी आपसे बोल चुके हैं। संस्कारित भारत ही हमारा महान भारत है। जी। और अगर भारत में संस्कार नहीं रहेगा तो फिर ये नाम ही नाम रह जाएगा और कुछ बचेगा नहीं। यही एक उद्देश्य था। मैम, आपके पूरी बातचीत जो है बड़ी बेबाकी से आपने अपनी बात रखी। पूरी बातचीत यूथ एम्पावरमेंट पे आधारित थी, युवा सशक्तिकरण पे। तो मैम, चलते-चलते जो नई युवा पीढ़ी है, उसके नाम कोई संदेश? नाम मतलब
युवाओं के नाम कोई संदेश, जैसे युवा भटकाव की तरफ है तो वो नशाखोरी से हाँ। दूर रहें, रील हाँ। बनाने से दूर, हाँ, इस हाँ। तरीके से कोई युवाओं को संदेश? युवाओं को हम ये संदेश दे रहे हैं कि आपका अच्छा सुलभ जीवन जी आप व्यर्थ कर रहे हो, जी आप नशाखोरी में आकर और आप तरह तरह की रीलें बनाकर। ये 2 काम ऐसे हैं जो हमें गड्ढे में डालते हैं। जी आप ऐसे नहीं हो जैसा कि आप अपने को गिराते जा रहे हो। तो ये मेरा संदेश है कि युवा पीढ़ी हमारी बातों को सुने और कुछ फॉलो भी करे, फॉलो करने का प्रयास करें। जब आप प्रयास करोगे तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। एक अच्छे भारत के लिए, अपने एक अच्छे परिवार के लिए और एक अच्छे शहर के लिए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और मैं अनुरोध करती हूँ आप लोगों से, विनम्र प्रार्थना करती हूँ कि आप मेरी बात सुनिए और इस पर फॉलो कीजिए। ठीक मैम, अब आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई और एक हमारे जेहन में है, खैर इस कॉन्सेप्ट से हट के है जी। सवाल कि मैम आप एक अंतर्राष्ट्रीय अवार्ड से विभूषित हैं, उस अवार्ड का नाम क्या है और वो कैसे मिला? थोड़ा उस अवार्ड के विषय में। देखिए, वो जुनू अवार्ड था और जो हम यहाँ काम करते, मेरा तो उद्देश्य था काम करना। मुझे ये नहीं था कि मुझे आगे बढ़ना है या मेरी पेपर में फ़ोटो आए या ऐसा हो वैसा हो, ऐसा कुछ नहीं है। पहले तो मैं सबसे पहले योग से जुड़ी और योग में जुड़ने के बाद फिर मुझे लगा कि पुरुष और महिला एक साथ योग कर रहे हैं, तो क्यों ना मैं इसे अलग कर दूं, पुरुषों का अलग हो जाए और महिलाओं का अलग हो जाए। ये मैंने सोचा और इस पे काम करना शुरू किया। तो धीरे धीरे पहले मेरा एक केंद्र हुआ नेशनल पब्लिक का, महिला केंद्र हुआ। सबसे पहले ये हुआ, उसके बाद फिर मैं और केंद्र पे गई, वानप्रस्थ गई और गायत्री केंद्र गई और नरपत जैन गई। इस तरह से करके मैंने 7 केंद्र महिलाओं के अलग कर लिए। मतलब पुरुष भी थे साथ में सब लोग, लेकिन वो केंद्र जो चलता था वो महिला का अलग था, पुरुषों का अलग था। उसके बाद दिल्ली से हमारे प्रांतीय प्रधान जी आए और उन्होंने कहा कि वहाँ से हमें आदेश दिया गया कि एक महिला जब 7 केंद्र अलग चला रही है तो उसे अध्यक्ष क्यों नहीं बना रहे हैं, महिला जिला क्यों नहीं बना रहे हैं। तो फिर उन लोगों ने मिलकर फिर हमें महिला जिला बनाया। महिला जिला का मतलब उत्तर प्रदेश पूर्वी का, हाँ, जिला प्रधान, और उत्तर प्रदेश पूर्वी का ये पहला जिला है, अभी दूसरा जिला कहीं नहीं बना है। पहला, हाँ, मैं हूँ। तो इस तरीके से रहा, यही मेरा। तो आप सुन रहे थे अर्चना मैम को, इनका व्यक्तित्व दर्पण और सामाजिक समर्पण। यूं ही हमें देखते रहने के लिए लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और आपका सब्सक्रिप्शन हमारे मनोबल को बढ़ाएगा और हमें यूं ही आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। हम आपको यूं ही नई नई शख्सियत से रूबरू कराते रहेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।